अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 हर्पर बुक का, जो कि है अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के अंदर क्या है कि इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द मोनोमर यूनिट्स फ्रॉम विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, एल अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव पार्टिसिपेट इन सेलुलर फंक्शन एज डाइवर्स एज नर्व ट्रांसमिशन, बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, पैरिमिडीन्स एंड यूरिया। अब इसके अंदर बात की गई है कि चलो हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स का जो सा मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है। क्यों हमें पता है कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या फिर जो प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है। अब अमाइनो एसिड्स प्रोटीन तो बना ही रहे हैं, इसके साथ दूसरा उनका क्या काम है वो नेक्स्ट ये बताया गया, जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि एल अल्फा अमाइनो एसिड जो से हैं या उनके डेरिवेटिव्स वो सेलुलर फंक्शंस के अंदर पार्ट लेते हैं। अब सेलुलर फंक्शंस कौन से हैं जिनके अंदर क्या आ जाता है कि नर्व ट्रांसमिशन आ जाती है एंड सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स एंड पैरिमिडीन्स एंड यूरिया। क्या है, दो काम उसके यहाँ पे बताए गए हैं कि एक तो क्या है वो नर्व ट्रांसमिशन के अंदर काम कर रहा है, और दूसरा क्या है बायोसिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन्स, प्यूरिन्स, पैरिमिडीन्स एंड यूरिया। इन सब की बायोसिंथेसिस के अंदर अमाइनो एसिड्स का है अपना रोल प्ले करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन के लिए तो वो बना ही रहे हैं, उसके अलावा उनका क्या काम है, नर्व ट्रांसमिशन का काम है, biosynthesis of porphyrins, purines and pyrimidines and urea। फिर है हमारे पास शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कार पेप्टाइड्स परफॉर्म प्रोमिनेंट रोल्स इन न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम एज हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स एंड न्यूरोमोडुलेटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसमें यह कि पहले हमने कहा कि जो सा यहाँ स्टार्ट से देखते हैं कि जो से हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स वो क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। फिर क्या था कि नर्व ट्रांसमिशन के अंदर काम करते हैं, फिर बायोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ पे है कि अब उनके जो से शॉर्ट पॉलीमर्स हैं वो प्रोमिनेंट उनका रोल है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे पास जो से हैं जैसे शॉर्ट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन के तौर पे भी काम कर रहे हैं, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स भी हैं या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं। मीन के मतलब कि ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन के तौर पे भी काम कर सकते हैं या फिर हार्मोन रिलीज करवाने के लिए जो हमारे पास स्टिमुलेटर होते हैं उनके तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कि ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं। फिर है वाइल प्रोटीन कंटेन ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उन सब के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो एल अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जो पेप्टाइड्स होती हैं उनके पास बोथ डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये एक्सेप्शन याद रखनी है कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं हमारे पास उन सब में क्या है, एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो से पेप्टाइड्स हैं उनके अंदर हमारे पास डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड्स बोथ हमारे पास होते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। फिर है कि सेवरल ऑफ दीज पेप्टाइड्स आर ऑफ थेराप्यूटिक वैल्यूज इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स बेसिट्रेसिन एंड जर्मिसाइडिन ए एंड एंटी ट्यूमर एजेंट ब्लियोमाइसिन। अब मतलब कि ये जो सी पेप्टाइड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पेप्टाइड्स जिनके अंदर बोथ डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड मौजूद हैं वो हम उनको ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो सी हैं एग्जांपल्स भी दी गई हैं ड्रग्स की, ये जो से हैं ड्रग्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं, मेडिसिन के तौर पे इनको यूज़ करते हैं। फिर है सर्टेन अदर माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आर टॉक्सिक। अब यही नहीं कि जितने भी पेप्टाइड्स हैं जिनके अंदर डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम ड्रग्स या मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें। कुछ हमारे पास जो सी पेप्टाइड्स हैं वो टॉक्सिक भी हैं, माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जिनके अंदर डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड है वो टॉक्सिक भी हुए हैं। उसके अंदर भी हमें बताया गया कि द साइनोबैक्टीरियल पेप्टाइड microcystin and nodularine are lethal in large doses while small quantities promote the formation of hepatic tumor। अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो सी पेप्टाइड्स हैं ये अगर हम इनको लार्ज डोज के अंदर लें, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इनको लें तो ये फ़ायदेमंद है, मतलब कि ये एज अ ड्रग एज अ मेडिसिन ही यूज़ होंगी। लेकिन अगर हम इनको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो ये हेपेटिक ट्यूमर कौन से होते हैं, लिवर के ट्यूमर, तो लिवर के ट्यूमर के फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं ये। इस बात क्लियर हो गई। फिर है नीदर ह्यूमंस nor any other higher organism can synthesize 10 of the 20 common alpha amino acid in amounts adequate to support infant growth or maintain health in adults। ये वो बात आ गई इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के, जो से 10 होते हैं वो इसेंशियल होते हैं और 10 जो से होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद जो से है उनको बना रही होती है, सिंथेसाइज कर रही होती है। लेकिन 10 जो से हैं एल अल्फा अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही होती, तो फिर उस
उसके लिए क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी डाइट हम जो ले रहे हैं उसके अंदर वो ऐसे मतलब काफ़ी मिकदार में मौजूद हों, ताकि हमारी ग्रोथ जो सी है या जो सी हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ये हमारे पास थी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो फिर आगे है द जेनेटिक कोड स्पेसिफाइज 20 एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसका बताया गया है ओवर द of the over 300 naturally occurring amino acids, 20 constitute the monomer unit of protein, while non-redundant 3-letter genetic code could accommodate more than 20 amino acids. Its redundancy limit the available codons to the 20 alpha amino acid listed in table 3. ये table 3 जो सा है 3-1, इसके अंदर हमें इस टेबल के अंदर हमें 3 लेटर एब्रीवेशन दिखाई गई है इनकी। ये देखें GLY ग्लाइसिन के लिए, ALA एलानिन के लिए। इसकी 3 लेटर एब्रीवेशन भी होती है जो से हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, और इनकी 1 लेटर एब्रीवेशन भी होती है। ये एब्रीवेशन आपने याद रखनी है कि कौन सा जो सा है कौन सी एब्रीवेशन किस अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, फिर है कि यहाँ पे भी ये कहा गया कि बोथ 1 and 3 लेटर एब्रीवेशन फॉर ईच अमाइनो एसिड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड। पेप्टाइड के अंदर हम जो सा है 3 वाला भी 3 लेटर एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं, 1 लेटर एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं पेप्टाइड के अंदर जब हमने अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करना हो। सम प्रोटीन कंटेन additional amino acid that arise by modification of amino acid already present in a peptide. अब इसमें ये कहा गया है कि सम प्रोटीन्स कंटेन एडिशनल अमाइनो एसिड्स। अब मतलब कि कुछ जैसे प्रोटीन है हमारे पास, उनके अंदर एडिशनल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब वो हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जितनी भी प्रोटीन बननी है इन्हें 20 की सीक्वेंस पे बननी है। तो फिर उन्होंने कहा कि इन 20 से थोड़ा सा ना डिफरेंट अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जिनकी सीक्वेंस जो सी है, जिन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इन 20 जो से अमाइनो एसिड्स हैं उनसे मैच नहीं कर रही होती। तो फिर वो कहाँ से आते हैं, वो इन्हीं जो से अमाइनो एसिड्स हैं पेप्टाइड के अंदर जो पहले से ही प्रेजेंट है, इनकी मॉडिफिकेशन की जाती है, इनकी अरेंजमेंट चेंज करके न्यू जो सा है अमाइनो एसिड बन जाता है। तो ये इस तरह होता है, वरना जिनसे है मेन हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की पूरी प्रोटीन बन रही हैं, उनकी सीक्वेंस चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। एग्जांपल इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ पेप्टाइल प्रोलीन एंड लाइजीन टू 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइजीन। मतलब यही कि उनकी सीक्वेंस चेंज हो गई। तो मतलब कि जिससे क्या हुआ कि पेप्टाइडल प्रोलीन किसमें कन्वर्ट हो गया, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, और लाइजीन जो है वो 5 हाइड्रोक्सी लाइजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर है कन्वर्जन ऑफ पेप्टाइडल ग्लूटामेट टू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। अब जो है पेप्टाइडल ग्लूटामेट इसके अंदर कार्बोक्सी ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सी कन्वर्जन है ये हो कैसे रही है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से ये जो से अमाइनो एसिड्स है इनके अंदर जो सी है चेंजिंग आ रही है। तो वो प्रोसेस बताए गए हैं हमारे पास। क्या है, मिथाइलेशन हो सकती है। मिथाइलेशन में क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉर्मेलेशन हो सकती है, एसाइलेशन हो सकती है, फिनाइलेशन हो सकती है, या फिर फास्फोराइलेशन हो सकती है सर्टेन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की। मतलब जो हमारे पास अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं उनकी ये वाले प्रोसेस उनके अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक जो अमाइनो एसिड है उसकी सीक्वेंस चेंज होकर वो मॉडिफाई हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर। दीज मॉडिफिकेशन एक्सटेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी of the protein by altering their solubility, stability and interaction with other proteins. अभी इस मॉडिफिकेशन से क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज अल्टर हो रही हैं, उनकी सोलिबिलिटी अल्टर हो रही है, स्टेबिलिटी, इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स, ये वाली जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं ये वेरी हो रही हैं इन मॉडिफिकेशंस की वजह से। फिर है हमारे पास ओनली एल अल्फा अमाइनो एसिड अकर्स इन प्रोटीन्स, के हमारे पास जो प्रोटीन है ये हमने पहले भी बात की कि उनके अंदर जो सा है एल अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। सिर्फ जो से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड बोथ थे। वी हैव विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन द अल्फा कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड इज कायरल। अब जो सा है ग्लाइसिन के अलावा जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो अल्फा कार्बन है वो कायरल है। कायरल कार्बन कौन सा होता है हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारा कार्बन होता है ना उसके हमें पता है 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन सा है हमारा 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके चारों बॉन्ड जो से हैं यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। जिस तरह इधर आर, कोई भी आर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी। इधर अगर हमारे पास एच है, इसे सही नहीं लिखा जा रहा मुझसे, इधर अगर हमारे पास COO H हो और
उस तरफ हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप OH वगैरह हो सकता है। ये इस तरह मैं एग्जांपल के तौर पे जस्ट राइट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कायरल कार्बन के बारे में। तो ये हमारे पास ये कार्बन क्या होगी, कायरल कार्बन होगी, जिसके चारों तरफ पे क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हों। और अल्फा कार्बन जो सी है वो पहली कार्बन होती है। अब हमारे पास प्रोटीन जो सी है, अमीनो एसिड लंबी चेन में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें फिर हमारे पास क्या है कि जो सी हमारे पास पहली होगी ना कार्बन, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कायरल कार्बन कहलाएगी। ठीक हो गई ये बात, क्लियर हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास के although some proteins amino acids are dextrorotatory and some are levorotatory, जिसको हम D अमाइनो एसिड और L अमाइनो एसिड कह रहे हैं। ये जो तो जो हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है उसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के अंदर वो राइट साइड पे होता है, और मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है मूव कर सकता है। और लेबर रोटेटरी के अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है फंक्शनल ग्रुप की। मजीद इसको आप वैसे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें है कि all share the absolute configuration of L-glyceraldehyde and thus are L-alpha amino acids, मतलब कि सारे के सारे जो से हैं लिवर रोटेटरी हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो से हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो L-alpha amino acids हैं। Several free L-alpha amino acids fulfill important roles in metabolic process, कुछ जो से हैं हमारे पास फ्री L-alpha amino acids भी होते हैं, फ्री लेबोरेटरी भी होते हैं, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि इसकी एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल इंक्लूड्स ऑर्निथीन, सिट्रोलिन एंड आर्जिनोसक्सिनेट दैट पार्टिसिपेट इन यूरिया सिंथेसिस, टायरोसिन फॉर्मेशन, टायरोसिन इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड ग्लूटामेट इन न्यूरोट्रांसमीटर बायोसिंथेसिस। ये अब बताया गया है कि जो से हमारे पास जो से हैं ये वाले तीन अमाइनो एसिड ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, ये यूरिया सिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। टायरोसिन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के अंदर रोल प्ले करता है अपना, और ग्लूटामेट जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स बायोसिंथेसिस में। और ये जो से हैं ये क्या है, एल अल्फा, फ्री एल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो जितने भी ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये फ्री एल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। फिर है डी अमाइनो एसिड दैट अकर नेचुरली इंक्लूड फ्री डिसेरीन and D-aspartate in brain tissue, D-alanine and D-glutamate in cell walls of the gram-positive bacteria, and D-amino acids in some non-mammalian peptides and certain antibiotics. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि वैसे तो हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन बनती हैं वो एल अल्फा अमाइनो एसिड से बनती हैं, तो लेकिन कुछ जो उनसे अमाइनो एसिड है, डी अमाइनो एसिड नेचुरली अकरिंग हैं, वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो कौन से हैं, फ्री डी सेरीन, डी एस्पार्टेट ब्रेन टिश्यूज, ये डिफरेंट बताया गया कि यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्री डी अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। उसके बाद ये टेबल दिया गया है, इसके अंदर आप इनके फार्मूले भी देख सकते हैं। बाकी जो है अगर मैम आपको इसके बारे में टेबल के बारे में दोबारा बताएंगी जिस तरह आपने उस तरह तैयार करना है, हमने इसको इतना डिटेल में नहीं तैयार किया था।